गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एवरीबॉडी फाइन? आप ठीक? और आप? चलिए, इससे पहले के टॉपिक में हमने बात की थी कि इंसान हंटर था और एज हंटर उसने किस तरह का टूल यूज किया और किस तरह का उसके पास लाइफ स्टाइल था और किस तरह के उसने एनिमल्स को रेयर किया और एनिमल्स को हंट किया। तो उसके आगे हम अब बढ़े? चलो ठीक है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में आज से कोई 12,000 साल पहले एक्चुअली इंसान जो है आबाद हुआ। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स जो इस जमीन का इल्म पढ़ते हैं, जो देखते हैं कि किस तरह से जमीन के अंदर तब्दीली आ जाती है और उन तब्दीलियों से फिर क्या असर पड़ता है, तो उनके मुताबिक अचानक आज से 12,000 साल पहले जमीन में गर्मी बढ़ने लगी। उससे पहले जमीन ठंड रहती थी और ठंड की वजह से हमारी जमीन जो थी वो रिच नहीं थी। रिच मतलब कि हम रिच कहेंगे उस आदमी को जिसके पास अवेलेबल सारी फैसिलिटीज होती है, पैसा हो उसके पास, या जो भी एडवांस्ड फैसिलिटीज है साइंटिफिकली उसके पास और उसके घर में मौजूद होती हो, उसको हम रिच कहते हैं। इसी तरह जमीन, उस जमीन को हम रिच कहते हैं जो जमीन कैपेबल हो, जो जमीन ये पोटेंशियल रखती हो कि उसमें जो ग्रो जो हम बोएं, सो करें, वो उगे, पेड़ उगे, वेजिटेबल्स उगे, या उसमें जानवरों के लिए, इंसानों के लिए चारा उगे। मगर उस चारे को उगने के लिए एक टेम्परेचर या वेदर या क्लाइमेट, एक मेंटेन्ड क्लाइमेट की जरूरत होती है। तो आज से 12,000 साल पहले एक मेजर चेंज आई इस जमीन पर, पूरी जमीन पर, ग्लोब पे। पूरी चेंज क्या आई कि क्लाइमेट जो है, हीट बढ़ने लगी। उस हीट के बढ़ने से इस ग्लोब पे, ये ग्लोब की शक्ल मैंने बनाई, ये हमारा ये है इक्वेटर। तो पूरे इस जमीन पे जो हम जानते हैं, जो आपने पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया आपको ज्योग्राफिया में, कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो आज 7 कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन जबकि मैं बात कर रहा हूं 12,000 साल पहले की बात, तब अभी हमने इसकी बाइफरकेशन नहीं की थी, तब इतनी आबादी नहीं थी, तब अभी इतनी जमीन अवेलेबल नहीं थी इंसान के पास। तो जब 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज हुआ, तो उस क्लाइमेट के चेंज होने से जमीन पे खुद ब खुद नेचुरली घास उगने लगी, मुख्तलिफ किस्म की घास उगने लगी, मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे उगने लगे। तो एक तो ग्रासलैंड्स, उस क्लाइमेट जब ग्रासलैंड्स हमारे पास आ गई, तो ग्रासलैंड जब आई, दैट मीन्स कि चारा जब आया तो एनिमल्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई, एनिमल्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई मेरे बच्चों। मतलब जब खाना ज्यादा आया तो लोगों की आबादी भी बढ़ने लगी। इसी तरह जब चारा आया तो जानवरों की आबादी भी बढ़ने लगी। अब इन जानवरों में कौन कौन से जानवर थे? उस वक्त के जानवर, आज से 12,000, 10,000, 11,000 साल पहले की जब हम बात करते हैं, उस वक्त का जानने की हम कोशिश करते हैं, तो हमारे पास डीर, जो कि हम पहले भी जानते हैं। इसी तरह हमारे पास एंटीलोप, एक किस्म का, ये भी एक यही डीर जैसा ही है। इसी तरह गोट, शीप, और वाइल्ड एनिमल्स में हमारे पास टाइगर, एलिफेंट या रेहनोसोर्स या मंकीज वगैरह, ये भी बढ़ने लगे, क्योंकि ये सारे जानवर जो थे ये ग्रास पे पलने वाले ज्यादा जानवर थे, क्योंकि उस वक्त ग्रास अवेलेबल होने लगी जमीन पे। तो इसी किस्म के जानवर, टाइगर को फिलहाल आप ओमिट करिए इसमें से,
کیونکہ یہ ٹائگر گھاس کھانے والا جانور نہیں ہے, یہ ہے نان ویج جانور, میٹ کھاتا ہے. تو یہ بعد میں آیا. تو ایلیفنٹ, گوٹ, شیپ, ڈیر, اینٹیلوپ یا اسی طرح کے جانور جو گھاس پہ پلنے والے تھے, ان کا نمبر انکریز ہونے لگا. جب ان کا نمبر انکریز ہونے لگا تو ہنٹرز کو بھی زیادہ موقع ملے ان کا شکار کرنے کے لیے, تو انسانوں کی آبادی بھی بڑھنے لگی. ہیومن بینگز کی آبادی بھی انکریز ہو گئی اسی کے ساتھ. جتنا چارہ اتنے جانور, جتنے جانور اتنے بڑے انسان, اور اتنا بڑا شکار. تو ہنٹنگ بھی انکریز ہونے لگی. اب ہنٹنگ کے ساتھ ساتھ ہنٹنگ کن کی کرتا تھا یہ انسان؟ انہی جانوروں کی ہنٹنگ کرنے لگا. کس چیز کے لیے کرنے لگا وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. تو ساتھ میں اس نے دیکھا کہ کبھی کبھی اس کو ایسے بھی موقع ملے کہ جب اس نے شکار کیا کسی جانور کا تو کچھ جانور اس کو زندہ ملے, جن کو وہ اس قابل ہو سکا کہ وہ زندہ ان کو پکڑ سکا. جیسے گوٹ کا شکار کرنے کے لیے گیا تو بنا مارے اس کو زندہ پکڑ پایا. ٹھیک, تو اسی طرح کسی شیپ کا شکار کرنے کے لیے گیا تو اس کو زندہ پکڑ پایا. اسی طرح کسی اینٹیلوپ کا شکار کرنے کے لیے گیا تو اس کو بھی زندہ پکڑ سکا. کچھ کو اپنی ضرورت کے حساب سے کھا لیا, کچھ کو رکھ لیا. اب جن کو رکھ لیا وہ آگے چل کر اس کے اور کام آ گئے. تو اسی طرح جب انسان کے پاس جانوروں کی انکریز کے ساتھ ساتھ اب ایسے جانور بھی آنے لگے جن کو وہ ٹیم کر سکا, مطلب پالتو بنا سکا. تو جانوروں کو ٹیم کرنے کے بعد اس نے ان سے اور طرح کے کام لینا شروع کر دیے. خاص کر میرے بچوں, آپ جانتے ہو کہ آج بھی آپ نے کہیں دیکھا کوئی کاٹ, سڑک پہ کبھی دوڑتے ہوئے دیکھا کوئی کاٹ, ریڑا, کون کھینچتا ہے اس کو؟ ویری گڈ, ہارس. تو یہ ہارس بھی کبھی وائلڈ اینیمل تھا, لیکن پھر انسان کو جب ملا تو انسان نے کبھی اس کو بہت زمانے تک ایز میٹ یا مٹن یوز کیا, کبھی اس کو مار کے اس کی کھال, اس کی سکن کو اپنے لیے کپڑے بنانے کے بدلے یوز کیا. لیکن کبھی جب اس کا پیٹ بھرا اور جانوروں سے یا اور چیزوں سے, تو اس نے دیکھا کہ ہارس کے اندر ایک سپیڈ ہے, ایک فورس ہے, ایک طاقت ہے, اس سے اور بھی کام لیے جا سکتے ہیں. تو ایک کارٹ بنا سکا اور یہ ہارس اس کا پہلا ٹرانسپورٹ بھی بنا. تو اینیملز کو پکڑنے, ٹیم کرنے کے بعد جہاں اس نے دودھ حاصل کرنا شروع کیا ان سے, جہاں اس نے مٹن ان سے حاصل کرنا شروع کیا, ایگز حاصل کرنا شروع کیے, سکن حاصل کرنا شروع کیا, ان کے بونز کو ایز ٹولز کو استعمال کرنا شروع کر دیا, وہیں پہ اس نے ان جانوروں کو اپنے لیے ایز ٹرانسپورٹ بھی یوز کرنا شروع کیا. اور ساتھ میں ان جانوروں نے ایک اور چیز اس انسان کو سکھائی. کیا سکھایا ان جانوروں نے؟ کیونکہ انسان ان کا شکار کرتا تھا. کیونکہ جانور جو تھے کھلے تھے, بندھے ہوئے نہیں تھے. یہ پیڑ نہیں جو ایک جگہ پہ بندھا ہوا ہے, کہیں ہلے گا نہیں. جانور کبھی یہاں گھاس چرتا ہے, یہاں گھاس ختم کی تو کہیں دوسری جگہ چلا جاتا ہے گھاس چرنے کے لیے. یا کبھی کبھی جب جانور کو شک ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان میرا شکار کرنے کے لیے آ رہا ہے تو جانور بھاگ جاتا ہے, بھاگتے کبھی وہ کسی دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. تو انسان بھی جانوروں کا شکار کرتے کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے. اس سے کیا ہوا؟ اس سے انسان کو پتا چلا جب جانوروں کے پیچھے پیچھے ان کی ہنٹنگ کرتے کرتے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا, یا ایک علاقے سے ہم کہیں گے کسی دوسرے علاقے چلا گیا. سمجھ لو کہ ہم ایک ڈسٹرکٹ میں رہنے والے لوگ ہیں, تو کبھی ایسا موقع بھی مل جاتا ہے, کبھی پکنک کی وساطت سے, کبھی ایکسکرشن کی وساطت سے, یا کبھی کسی شادی کسی اوکیجن میں ہم کسی دوسرے ڈسٹرکٹ یا کہیں دور چلے جاتے ہیں. کبھی ایسا بھی موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنی اسٹیٹ سے کہیں باہر بھی چلے جائیں گے. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ہمارا اپنا سوشل سیٹ اپ جو ہے, ہمارا اپنا ویدر جو ہے, ہمارا اپنا کلائمیٹ جو ہے وہ اور جگہ نہیں ہے اس طرح کا, اور جگہ ڈیفرنٹ ہے. یہ انسان یہاں بھی یہی سیکھنے لگا. جب شکار کرتے کرتے یہ انسان ان جانوں کے پیچھے چل پڑا تو یہ سمجھ لو کہ اے ڈیسٹینیشن سے چل کے بی ڈیسٹینیشن میں آ گیا. جب یہ اے ڈیسٹینیشن سے, اے جگہ, اے گاؤں سے بی گاؤں میں چلا گیا تو دیکھا اس نے کہ اس میں بیچ میں ڈسٹینس کبھی 30 کلومیٹر کی, کبھی 50 کلومیٹر, کبھی 100 کلومیٹر کی, کبھی 10 کلومیٹر کی, کبھی بیچ میں ماؤنٹینز آئے, کبھی بیچ میں لیکس آئے, کبھی بیچ میں ریورز آئے, کبھی بیچ میں سیز آئے. تو یہ اس نے دیکھا کہ
इसने देखा कि ए और बी में कुछ डिफरेंस है। किन में डिफरेंस है? ग्रास में डिफरेंस है, एनिमल्स में डिफरेंस है, प्लांट्स में डिफरेंस है, टोपोग्राफी में डिफरेंस है, क्लाइमेट में डिफरेंस है, वेदर में डिफरेंस है, पानी में डिफरेंस है और मिट्टी में डिफरेंस है। तो शिकार करते करते ये इंसान ये चीजें भी सीखता गया। इस सीख से उसे क्या मिला कि वो खुद भी नोमैड था, वो खुद भी, उसका भी कहीं पर एक कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो इंसान जब जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, अभी का ये इंसान केव्स में रहने वाला इंसान था। अभी उसके पास हट्स बनाने का, हाउसेस बनाने का, होम बनाने का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि इसे पता था कि जहां जानवर जाएंगे वहां मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जानवर माइग्रेट होते थे, ग्रास ढूंढने की या अपने लिए ग़िज़ा ढूंढने की तलाश में चल पड़ते थे। ये भी उनके शिकार के उस कोशिश में उनके पीछे पीछे चल पड़ता था। लिहाजा ये कहीं पर अपने केव्स बना नहीं सका, क्योंकि अभी ये गैदरर था, अभी ये प्रोड्यूसर नहीं था। लेकिन जब एक जगह से दूसरी जगह चला गया, उसने देखा कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंस है, और उसने देखा कि अलग अलग फ्रूट्स के प्लांट्स मिल रहे हैं मुझे। कहीं पर मैंगो देखा, कहीं पर मेलन देखा, कहीं पर और तरह के कहीं एप्पल देखा, कहीं ऑरेंज देखा। तो उसने देखा कि ये क्या चीज है, ये क्लाइमेट, ये बनते किस तरह है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये उसके दिमाग में बैठता गया और इस पे वो गौर खोज करता गया। तो जानवरों ने उसे ये चीज सिखाया कि और भी दुनिया है ढूंढने के लिए, और भी चीजें हैं जानने के लिए। जानवरों के शिकार करते करते ये सीखता गया। फिर एक दिन समझ लो कि इत्तेफाक हम कहें या अल्लाह का करना कहें, तो ये बंदा बैठा था, इसने ताजा ताजा फ्रूट जंगल से, पेड़ों से काट के लाए थे, खा रहा था, बच्चे भी थे पास में। तो खाते खाते जब कोई भी ये फ्रूट खा रहा था या जो भी उसे मिला था फ्रूट, मेवा, उसको खा रहा था, उसके अंदर से बीज मिले, सीड्स जिसको हम कहते हैं। तो उसे पता नहीं था कि ये सीड क्या चीज है और इससे क्या करामतें, क्या चीज, क्या मैजिक हो सकता है। तो उसने सीड जब उसे मुंह में मिला तो उसने सीड को बाहर फेंक दिया। अब फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, जहां पर यह सीड पड़ा, जो उसने खाया फ्रूट, उसके अंदर से जो सीड निकला, जहां पर यह पड़ा वहां ताजा ताजा उसने जमीन खोदी थी अपना एक केव बनाने के लिए। वहां पर ताजा मिट्टी थी, खुदी हुई मिट्टी थी। अब ये सीड उस पर पड़ा। अब थोड़ी देर के बाद, समझ लो 4 घंटे 5 घंटे के बाद, और नेचुरली फॉर्चुनेट था, अल्लाह का करना था, इंसान को सीखना था, तो बारिश हुई। तो उस मिट्टी पे भी बारिश गिरी, यानी वाटर, यानी जहां ऑलरेडी उसने जमीन को खोद के रखा था, वहां पर जो सीड पड़ा, तो उस पर अल्लाह ताला ने खुद ही, अपने भगवान या अल्लाह ताला ने खुद ही बारिश की वजह से उसे पानी दे दिया। अब उसे क्या पता था कि मैंने जमीन खोदी, किस लिए खोदी? उसने केव बनाने के लिए खोदी। उसे क्या पता था कि सीड जो मैंने उसमें फेंका उसका क्या बनेगा? उसे क्या पता था कि वाटर इसमें क्या चमत्कार करेगा? लेकिन 2-4 दिनों के बाद देखा उसने, उस खुदी हुई मिट्टी पे देखा कि छोटे छोटे कोंपले बाहर आई है। जितने सीड्स पड़े थे उतनी ये बाहर आ गई थी। अब ये सोचने लगा कि व्हाट इज द मैटर, मसला क्या है ये, व्हाट इज दिस, हाउ दिस हैज बीन पॉसिबल, ये क्या चीज है? उसने छोटा सा पत्थर उठाया, इस जो ये कोंपले बाहर आ गई थी, खोदना शुरू किया, तो नीचे देखा कि ये सीड अभी मौजूद था, जिसमें से जो सीड फट के, जिसमें से ये छोटा सा नन्हा सा पौधा बाहर आया था। अब ये समझ गया कि जो फ्रूट मैंने खा लिया, उस फ्रूट के अंदर से जो सीड मिला, उस सीड को अगर खुदी हुई जमीन पे डाल दिया जाए, थोड़ा पानी दे दिया जाए, वेट किया जाए, तो ऐसे प्लांटेशन हो सकती है। तो आगे चलकर उसने देखा कि ये पेड़ बड़े होते गए और इन पे भी वही फल लगने शुरू हो गए जो फल उसने, जो नेचुरली वो खा लेता था। तो यहां इसके अंदर कंसेप्ट ये आया कि दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर का काम, यानी पेड़ों को उगाने का काम और उनसे फसलें हासिल करने का काम किया जा सकता है। तो ये चीज आने के बाद और एनिमल्स को टेम करने के बाद, एनिमल्स को पालतू बनाने के बाद, और फिर और एक चमत्कार हुआ। वो चमत्कार के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये तीनों मिलकर, इन तीनों ने कितना बड़ा चमत्कार किया इस इंसान की जिंदगी में, आप भी हैरान रहेंगे और मैं भी हैरान हूं और दुनिया हैरान है। क्या हुआ कि ये जो
पत्थरों के अभी हथियार यूज करने वाला बंदा था, या लकड़ी का या हड्डियों का हथियार यूज करने वाला बंदा था, तो एक दिन पत्थर से पत्थर को ये तराश रहा था, मतलब he was sharpening a stone with a stone और by a stone, ताकि उसे इस तरह का बना लिया जाए कि ये एज टूल इसको काम में ला सके। तो हुआ क्या कि फॉर्चुनेटली यहां भी हम कहेंगे कि उसके हाथ में एक ऐसा पत्थर आया जिसमें से चिंगारियां, स्पार्क्स बाहर आने लगी। अब ये उसे क्या थोड़ी पता था कि व्हाट इज दिस स्पार्क एंड व्हाट कैन इट बी यूज्ड, किस चीज के लिए यूज किया, उसे क्या पता था। वो अपने ही धुन में मस्त हथियार बनाने की फिक्र में लगा था। उसने पत्थरों को तोड़ रहा था, इसको सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, सॉफ्ट इन टच बनाने की, थोड़ा सा शार्प बनाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसमें से एक चिंगारी निकली। पत्थर पे जब पत्थर की मार पड़ी तो एक चिंगारी, एक स्पार्क बाहर आई। जब ये स्पार्क बाहर आई, फॉर्चुनेटली आसपास जो वहां का माहौल था, वो माहौल समझ लीजिए, या हम गेस वर्क यहां पे कर सकते हैं या प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये शायद ऑटम का जमाना था, यानी मौसमी खजान का, क्योंकि मौसमी खजान में ऑटोमेटिकली पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, सूखे पत्ते आसपास मौजूद रहते हैं। आप भी इसमें ऑटम में देखते होंगे कि ऑटोमेटिकली पत्ते झड़ते हैं, पेड़ अपने पत्ते झड़ते हैं और वो नीचे गिरते रहते हैं, वो सूखे होते हैं। अगर उन्हें जलाया जाए तो क्विक जल लेते हैं, क्योंकि अभी उनमें ग्रीनरी या उनमें वो वेटनेस नहीं होती है। तो ये भी ऐसा ही जमाना था शायद, यहां पर हम प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि जो हुआ वो इसी वजह से वही कह रहा है कि ऐसा हुआ होगा। तो स्पार्क जब निकली इन पत्थरों से, वो उन पत्तों पे, लीव्स पे, जो पेड़ों से गिर के या छोटी छोटी टहनियां गिर के आ गई थी, या सूखी घास जो पड़ी थी उस पे गिरी तो आग लग गई। तो दैट मीन्स कि ये चीज उसके दिमाग में पहले कभी थी नहीं, आग के बारे में वो जानता नहीं था। तो अब ये पहले तो वो डर गया कि ये क्या चीज आ गई सामने। थोड़ा करीब गया तो गर्मी लगी, थोड़ा दूर गया तो ठंड लगी। अब उसने कहा कि ये कोई चमत्कारी चीज है। अब उसने आगे चलकर देखा कि जानवर जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जो उसके लिए एक बड़ा खतरा थे, जो उसको रात में आके फाड़ते, चीर फाड़ करते थे और उसको डैमेज कर लेते थे। उसने देखा कि जब आग जली रही, वाइल्ड एनिमल्स उस आग को देख के डरने लगे, भाग गए। तो उसने कहा कि ये तो काम की चीज है, फायर, ये तो एक और टूल मेरे हाथ में आया। या और एक चमत्कार क्या हुआ, अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए, खुद की भूख मिटाने के लिए वो शिकार पे चला गया, किसी जानवर का शिकार करके ले आया। अब जब शिकार करके ले आया तो घर पहुंचा, अपनी केव के पास आसपास पहुंचा, उसने उस जानवर के टुकड़े कर दिए, क्योंकि 2-4 लोग थे घर के, उस सब में बांटना था। तो किसी के हिस्से में एक पीस आया, किसी के हिस्से में दूसरा, किसी के तीसरा, किसी के सारे बॉडी पार्ट्स जो उस जानवर जो कोई जिसका भी उसने शिकार करके लाया था उसके पार्ट्स करके जब उसने सब में बांट दिए, तो कोई एक बिगड़ गया कि मुझे कम मिला या मुझे ज्यादा, किसी ने कहा मुझे ज्यादा मिला। तो एक घर के अंदर एक इशू ऐसा बना कि अब किसको, तराजू तो था नहीं, मेजरमेंट तो था नहीं, कोई मेजर कैसे करे, कितना किसको देना है। अब मिला किसी को छोटा पीस, किसी को बड़ा पीस। अब किसी को जो छोटा पीस मिला वो रूठ गया, क्योंकि मुझे क्यों छोटा पीस मिला, मुझे डेली छोटा पीस मिलता है। डैडी या अब पापा जो भी कहते होंगे वो अक्सर मुझे छोटा पीस दे देते। क्योंकि आग जल रही थी सामने, आग 2 दिन से जल रही थी, आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि ये समझ गया था कि सिर्फ पत्ते इसमें डाल के नहीं जलते हैं, लकड़ी डालेंगे तो जला लेंगे। क्योंकि अब इसको चालू रखना था, इसको जारी रखना था, क्योंकि ये एक हथियार था उसको वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए। अब एक और चमत्कार क्या हुआ, जब जिस बच्चे को ये छोटा पीस मिला था मीट का, उसने बड़ा पीस मांगा, उसे दिया नहीं गया। उसने ये छोटा पीस उठा के दे मारा किसमें, आग में। अब ग्रैंड हेडमैन जो था फैमिली का, जिसने बड़ी मुश्किल से ये शिकार करके लाया था, उससे काफी गुस्सा आया, वो इरिटेट हो गया, कहा कि पागल तुमने क्या कर दिया, आज इतने दिनों के बाद मैं शिकार करने के काबिल हुआ और तुमने इसको फेंक दिया। अब वो उठा, कोई लकड़ी का डंडा लेके आया, ढूंढने लगा आग में। अब 1-2 मिनट तो लगे। तब तक क्या हुआ था, उस बूटी को जो उसने मीट की डाली थी उस आग में, तब तक वो बुन चुकी थी। तो बुनी हुई बूटी जो उसे मिली आग से, उठा लिया, थोड़ा सा उसको हाथों से ठंडा होने के बाद हाथों में उठा लिया, कहा कि कोई बात नहीं, अब आप मेरा बड़ा पीस खा, चलो मैं छोटा ही गंदा पीस ही खा लेता हूं। जब उसने खाना शुरू कर दिया तो उसने देखा कि
अरे ये तो इसमें तो ये टेस्ट ही चेंज है, ये तो बड़ी मजेदार चीज है। मतलब कि अगर किसी रॉ चीज को, रॉ मीट को खाने से पहले उसका टेस्ट बनाने के लिए, उसको और ज्यादा शानदार वंडरफुल बनाने के लिए अगर थोड़ी देर के लिए या कुछ देर के लिए आग में डाला जाए तो ज्यादा टेस्टफुल बन सकता है। तो यहां उसने इस इंसान ने एक और चीज सीखी, कुकिंग। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा टॉपिक एक्चुअली क्या है कि इंसान कैसे फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना, इंसान कैसे अनसेटल्ड लाइफ से चल के सेटल्ड लाइफ में चला आया, इंसान कैसे हंटर की लाइफ छोड़ के फार्मर की लाइफ में चला आया, इंसान कैसे छोड़ के पुरानी लाइफ को छोड़ के एक एडवांस्ड लाइफ में चला आया, इंसान कैसे अनकंफर्टेबल जिंदगी को छोड़ के कंफर्टेबल की तरफ आ रहा है। पहले हाथ उसके जख्मी होते थे खुरदुरे इस्तेमाल करने वाले इन हथियारों से, अब आग की वजह से, अब लकड़ी हासिल होने की वजह से, बोनस हासिल होने की वजह से और अक्ल को इस्तेमाल करने की वजह से उसके पास इतनी बड़ी बड़ी चीजें आ गई कि उसकी जिंदगी अब कंफर्टेबल होने लगी। इन सारी चीजों ने, और टेमिंग ऑफ एनिमल जो मैं भूल गया, इसकी वजह से भी, इन सारी चीजों को मिलकर जब हम जोड़ते हैं तो एक नई जिंदगी का आगाज होता है। और उस जिंदगी को क्या कहते हैं हम? सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ की जिंदगी का आगाज होता है। यानी ये नोमैड जो था, ये खाना बदोश इंसान जो था, जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं था, जिसका कोई अपना मकान नहीं था, जो कहीं एक परमानेंट जगह पर रहने वाला बंदा नहीं था, इन जानवरों के साथ ये भी दर बदर फिरता रहता था। अब चेंज हो गया इसका पैटर्न, अब ये एक जगह सेटल होने लगा, क्योंकि प्लांट्स को अब ग्रो करना था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में जानता था। कोई पेड़ उसने लगाया, कोई पेड़ 2 महीने में तैयार होता है, 2 महीने में फल देना शुरू। जैसे दालें हम उगाते हैं तो 2 महीने, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में भी तैयार हो जाती है। लेकिन अगर राइस उगाना हो तो उसके लिए 4-5 महीनों की 5 महीनों के वक्त की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर एप्पल ट्री उगाना हो, ऑरेंज ट्री उगाना हो, मैंगो ट्री उगाना हो, उसमें सालों की जरूरत पड़ती है। जब उसने ये चीजें सीखी, इस सीख ने इंसान को बंद कर दिया एक जगह रहने के लिए। जब एक जगह रहने के लिए इसको बंद कर दिया तो उसने ऑल्टरनेट सोचा कि केव से निकल के मैं और क्या कर सकता हूं। तो कंसेप्ट आया उसको क्या बनाने का? हट्स बनाने का। पहली हट्स जो बनी इसी जमाने में, आज से कोई 12,000 या 11,000 साल पहले की बात या 10,000 साल पहले की बात हम करते हैं कि हट्स में रहना शुरू कर दिया उसने। अब नियोलिथिक एज में ये आया था। अब अभी मेटल उसके पास नहीं था, मेटल को अभी डिस्कवर इसने नहीं किया था। अभी सिर्फ फायर, अभी सिर्फ ये टेमिंग ऑफ एनिमल्स और फूड को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांटेशन के बारे में ये जान सका था। लेकिन लाइफ सेटल होने लगी क्योंकि इन चीजों ने इसे एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया और मसला हल हो गया। अब उसने सिलेक्शन जो कर दी, मगर एक और मसला यह था कि सिर्फ इतनी ही चीजें जरूरी नहीं थी। एक और चीज जो हम लास्ट टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं, वाटर। तो इसने जहां पर यह आशियाना अपना बना लिया, वहां पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो थी लाइफ की, दैट वाज वाटर। तो इसीलिए दुनिया की पहली सिविलाइजेशन जो हमारे पास है मौजूद, जो अवेलेबल है हमारी बुक्स में, वो सारी की सारी दरियाओं के आसपास आबाद थी। जैसे हम चाइनीज सिविलाइजेशन देखते हैं तो दरियाए हांगहू पे आबाद हुई। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी तहजीब देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसका और दूसरा नाम है, या मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, तो रिवर सिंध पे ये आबाद हुई। इसी तरह मिस्र की सबसे पुरानी तहजीब है, इजिप्ट की तो रिवर नाइल पे ये वजूद में आई। मतलब दरियाओं के आसपास, क्योंकि ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी इस इंसान की, वाटर। अब वाटर, दरियाओं के आसपास रहना, फेवरेबल वेदर कंडीशन नहीं थी, लेकिन हट्स बनाने के बाद इसने क्लाइमेट को फेवरेबल बना लिया। कैसे बना लिया? क्योंकि अब जब फूड को प्रोड्यूस करना ये सीख चुका, अब ये एनिमल्स को टेम करना भी अब ये जाना, अब इसके पास थोड़े अच्छे हथियार भी आ गए। तो इसको लगा कि ऐसा भी होता है जमाने में, मतलब साल में कुछ महीने गर्मी रहती है, कुछ महीने फिर
ठंड रहती है, क्योंकि अभी ये सीजन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था कि साल के जो हम 4 मौसम होते हैं, बहार होता है, खजान होता है, सरमा होता है, गर्मा होता है, अभी इसको इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। हाँ, इतना पता था कि गर्मी के होते हैं और सर्दी के होते हैं, और गर्मी में अवेलेबल है, ग्रीनरी अवेलेबल है, जानवरों के लिए पास्चर्स अवेलेबल है, प्लांट्स में भी फूड अवेलेबल है, फ्रूट्स अवेलेबल है, लेकिन सर्दियों का मौसम जब आता है तो ये चीजें अवेलेबल नहीं रहती है। लिहाजा इसने सीखा कि अब क्या किया जाए, तो स्टोर करना सीखा इसने। ये भी सीख गया कि अगर गर्मी में जो फ्रूट मैंने या जो ग्रेन्स मैंने हासिल कर लिए, अगर ऐसे ही रख दिए ओपन में, तो कीड़े पड़ने की वजह से ये खराब हो जाता है और फिर ये इस काबिल नहीं रहता कि इसको खाया जाए। लिहाजा इसने पिट्स के अंदर या इन सुराहियों के अंदर जो अंदर से ठंडी रहती है, क्योंकि ठंड की वजह से उसने जो कुछ स्टोर किया वो सेव रहा। तो ये चीजें बनाने के बाद अब इंसान, हम समझते हैं कि नोमैड लाइफ से आगे चलकर ये सेटल्ड लाइफ में आने लगा। तो ये चमत्कारी कुछ स्टेप्स जो इसकी जिंदगी में हुए, हम कह सकते हैं कि अब इंसान चेंज हुआ फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर की तरफ। फूड प्रोड्यूसर बनने के बाद अब इंसान को मौका मिला, जब इसने अनाज स्टोर किया, अब इसे हंटिंग पर जाने की जरूरत नहीं थी, अब इससे लेजर टाइम मिला। लेजर टाइम मेरे बच्चों क्या हुआ, फुर्सत का टाइम मिला, क्योंकि पहले इसको टेंशन रहता है कि सुबह खाया शाम को क्या खाऊं, शाम को खाया सुबह क्या खिलाऊं। इसके अंदर यही परेशानी रहती थी। ये इसी परेशानी में बिल्कुल इन्वॉल्व रहता था कि कहां से मैं, कौन सा जानवर, किस जानवर का मैं शिकार करूं, कैसे मिले, कैसे खाना मिले, कैसे ग्रेन्स मिले, कैसे फ्रूट मिले। अब जब इसने स्टोर कर दिया तो इसके पास लेजर टाइम आया, फुर्सत का मतलब लम्हात ऐसे मिले कि अभी कुछ और भी सोचने लगा। तो इसका ध्यान कभी म्यूजिक की तरफ गया, क्योंकि हमें जो केव्स मिली फ्रांस के अंदर, या हमें जो केव्स मिली यूपी के अंदर, एमपी के अंदर, या यहां कश्मीर में बुरजहमा के अंदर, हमने देखा उन पत्थरों पे उसने पेंटिंग्स की है। तो इंसान पेंटिंग्स या म्यूजिक, या हम कहेंगे कि एंजॉय करने के लिए, मतलब एंजॉय तब करेगा जब उसे फुर्सत मिले। तो ये चीजें जब उसे मिली, पेंटिंग्स, म्यूजिक वगैरह, तो इंसान को ये तभी हासिल हुआ जब इंसान ग्रेन्स को स्टोर कर सका। उसने म्यूजिक की तरफ ध्यान दिया तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए, पेंटिंग्स सीखी, क्योंकि मैंने अभी बता दिया आपको कि फ्रांस के अंदर जो केव्स मिली उनकी दीवारों पे पेंटिंग्स, पेंट की हुई जानवरों की शक्लें हैं। और अब एक और चीज भी इसके अंदर आ गया, वो था कि एक रिलीजियस टेस्ट, कि कोई ताकत है जो इस दुनिया को चलाती है। और साथ में उसने रिपोर्ट किया अब कि डेथ्स भी होती है उसके अंदर भी, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी। अब इनका क्या करे? अब ये पहले तो ऐसे ही कभी पानी में फेंक देता था किसी डेड बॉडी को, या जमीन में डाल दिया। अब मगर जब उसे लेजर मिला, फुर्सत मिली, तो इस फुर्सत ने इसे यह बता दिया कि कोई सुप्रीम पावर है इस दुनिया को चलाने वाला, जो आफ्ताब को चढ़ाता है, शाम को रात लाता है, दिन बनाता है, दिन को रात में चेंज करता है, रात को दिन में चेंज करता है, तो वो है कोई ताकत। लिहाजा ये जो डेड बॉडी है अब मेरे पास, जो मेरे ग्रैंडफादर की या किसी की डेथ हो गई, अब ये कहीं और चला गया, तो क्या पता कि इसे वहां भूख लगे, इसने इसको दफन करना शुरू किया। मगर दफन ऐसे नहीं किया, दफन जब किया तो साथ में इसको कहा कि क्या पता कि अभी जागे, हमारे सामने ना जागे, क्या पता कि आगे चलकर जमीन के अंदर या पानी के अंदर मैंने इस बॉडी को डाल दिया जागे। लिहाजा इसने इसके साथ ईडेबल आइटम्स कुछ साथ रखी, जैसे गोट का मीट या कभी कभी जिंदा चीजें भी, या ग्रीन्स। तो ये एक सेटल्ड लाइफ का आगाज था। उसके बाद कितनी डेवलपमेंट, कितनी एडवांसमेंट आ गई, वो आप देख रहे हो कि आज हमारे पास क्या है। तो टाइम मेरा तकरीबन खत्म हो रहा है, तो अब आपके लिए यह है कि अब घर में जाके चार्ट्स बनाओ, इसी तरह के टूल्स बनाओ, इसी तरह ट्राई टू मेक स्केचेस, या इसी तरह ड्रॉ डिफरेंट एनिमल्स की शक्लें बना लो, आप डॉग की शक्ल बनाओ, गोट की शक्ल बनाओ, शीप की शक्ल बनाओ, या इसी तरह आप और ये क्या कर सकते हो, घर में डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमने इसमें पढ़े उनको अपनी नोटबुक पे नोट करो, उनकी स्पेलिंग्स याद करो, उनकी प्रोनाउंसिएशन को चेक करो किस तरह पढ़े जाएंगे। तो एक्सरसाइज जो लास्ट में दी है तो वो क्वेश्चंस में कल आपको लिखा दूंगा। आज के लिए इतना काफी, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।